तो भाई खबरदार, हमारे विधायक को कुछ न कहें। और बनाई हुई पहचान और तलवे चाटकर बनाई हुई पहचान में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। अभी 500 करोड़ का काम तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, जो उन्होंने इधर पुल तोड़ो पुल बनाओ, पुल तोड़ो पुल बनाओ, ये चल रहा है बस। 500 करोड़ तो ये हो गए। बाबा आप सोचिए कि कितने बड़े भिखारी और कितने करप्ट लोग बढ़ चुके हैं, कितने गरीब लोग बढ़ चुके हैं। एक बात तो है कि हमारे विधायक ने कहा है कि 1000 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने किए हैं। अब जिसको शक है तो वो आरटीआई डाल ले कि जैसे गांव पूर्व में हमारे सांसदों द्वारा गोद लिए गए थे और आज वो बिल्कुल खंडर बन चुके हैं, तो क्या उसी तर्ज पर आदर्श गांव भी गोद लिए जाएंगे या आदर्श गांव बनाए? न दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, नेताजी तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो। ये आपको अभी पता चल जाएगा कि मैं क्यों ये लाइनें गा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस, खबरें दे दनादन। आज एक नया स्लॉट हमने आपके लिए शुरू किया है, जिसमें कि हम टॉप 10 खबरें लेकर आएंगे और आपको हर उस खबर के बारे में कुछ न कुछ बता कर जाएंगे कि क्या हलचल चल रही है, जो क्षेत्र है या फिर राज्य है, जो प्रदेश है हमारा, उसमें क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से ही सोशल मीडिया में हलचलें बहुत तेज़ हो चली हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में एक लेटर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस लेटर में लिखा हुआ है कि कोटद्वार के दर्जाधारी राज्य मंत्री श्री ऋषि कंडवाल जी, उनकी पत्नी अलका देवी जी का 2 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के नाम से पास हुआ है। अब एक तरफ तो मेरा सोचना यह है कि जो क्षेत्र की गरीब जनता है, क्षेत्र के लोग हैं, या फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने भी झंडे डंडे उठाने वाले, ताली थाली बजाने वाले लोग हैं, उनको तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। और जहाँ दूसरी तरफ देखिए कि जो राज्य मंत्री हैं, उनकी पत्नी को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता का चेक दिया जाता है। अब आप सोचिए कि कितने बड़े भिखारी और कितने करप्ट लोग बढ़ चुके हैं, कितने गरीब लोग बढ़ चुके हैं। और वहीं जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं, जो बड़े बड़े भिखारी हैं, बड़े बड़े भ्रष्ट लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, उनको 2-2 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, और वो भी मुख्यमंत्री राहत कोष से। सोचिएगा जरूर एक बार मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। तो चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऋषिकेश को दी है 2100 करोड़ की सौगात। भाई 2100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, जरा कमेंट के माध्यम से बताइएगा मुझे। 2100 करोड़ ऋषिकेश को, एक अकेले ऋषिकेश को 2100 करोड़। भाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या हो गया वहां पर कि एक अच्छे खासे डेवलप आप क्षेत्र को आपने 2100 करोड़ की सौगात दे डाली। भाई 2100 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और अगर वहाँ पर वो चीज़, वो जगह पहले से डेवलप है, तो ऐसा क्या काम होना है वहाँ पर, वहाँ से राजस्व की प्राप्ति भी ज़्यादा होती है, ऐसा क्या काम होना है वहाँ पर कि आपने 2100 करोड़ की सौगात वहाँ दे डाली, इतनी बड़ी रकम की आपने वहाँ अनाउंसमेंट कर दी है। थोड़ा बहुत ध्यान अगर हमारा विधायक और हमारा विधायक यहाँ दे देता तो भाई हम तो उनके चरण स्पर्श करते। परंतु हाँ, एक बात तो है कि हमारे विधायक ने कहा है कि 1000 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने किए हैं। अब जिसको शक है तो वो आरटीआई डाल ले। मुझे तो लगता है यहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है शायद, क्योंकि आरटीआई डालने के लिए उसमें लेटर लिखना पड़ता है और पता भी होना चाहिए कि कहाँ भेजना है, कहाँ से जानकारी मिलेगी। तो आप लोग अन्यथा न लें। हमारे विधायक हैं भाई, उन्होंने काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं। अभी 500 करोड़ का काम तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, जो उन्होंने इधर पुल तोड़ो पुल बनाओ, पुल तोड़ो पुल बनाओ, ये चल रहा है बस। 500 करोड़ तो ये हो गए। बाकी बरसात का समय चल रहा है, बाकी 500 करोड़ का काम मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। पर हमारे विधायक को आप बिल्कुल कुछ मत कहिएगा, उन्होंने काम किए हैं और काम कर रही हैं। भाई धीरे धीरे ही होता है। अभी तो 3-3.5 साल हुए हैं, अभी 1.5 साल बाकी है। पता नहीं क्या पता अभी 1000-2000 करोड़ के काम और हो जाएं। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ताकि आप आरटीआई लगा सकें और जानकारी पा सकें कि भाई इतने 1000 करोड़ का विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि लेटर आने के बाद पढ़ना भी तो जरूरी है, और उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। तो भाई खबरदार, हमारे विधायक को कुछ न कहें। अभी अखबारों की एक सुर्खी थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने
आदेश किया है कि उत्तराखंड के हर जिले में 2 आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे, 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। भाई काम तो बहुत बढ़िया है अगर हो तो, वैसे जहां चाह वहां राह, करना मुमकिन है परंतु करने चाहे तब ना। अभी आप देखिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्व में भी जो अभी कुछ वर्षों पहले जो सांसद थे, जो विधायक थे, जो नेता थे हमारे, उन्होंने जो गांव गोद लिए थे उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो किन हालातों में पड़े हुए हैं, किन हालातों में वीरान हो रखे हैं, खंडर बन चुके हैं। रास्ता नहीं गया है, सुख सुविधा नहीं गई है, पेयजल की लाइन नहीं गई है, जंगली जानवरों ने वहाँ खेती चौपट कर दी है, लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ तो ये सब इतनी सुख सुविधा आपने दी है जनता को, वो गांव गोद लेके, और दूसरी तरफ आप कहते हैं अखबार में फ्रंट पेज में आपकी खबर आती है कि हर जिले में 2 आदर्श गांव बना जाएंगे। किस प्रकार के आदर्श गांव बनेंगे ये जरा हमें बताने का कष्ट करें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जैसे गांव पूर्व में हमारे सांसदों द्वारा गोद लिए गए थे और आज वो बिल्कुल खंडर बन चुके हैं, तो क्या उसी तर्ज पर आदर्श गांव भी गोद लिए जाएंगे या आदर्श गांव बनाए जाएंगे? चलिए तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं मंत्री धन सिंह रावत जी। भाई धन सिंह रावत जी की तारीफ में क्या कुछ कह दूं, मैं तो चाहता हूं कि एक किताब लिख दूं उनके ऊपर, परंतु चलो किताब लिखने का समय अभी इतना नहीं है हमारे पास में। परंतु एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, उनकी खासियत है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रलोभन या ऐसी ऐसी चीज़ों का विमोचन कर देते हैं कि जनता को हतप्रभत होना पड़ता है। वो क्यों? वो ऐसे क्योंकि अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि भारत सरकार एक ऐसा ऐप बना रही है जिससे बादलों का रुख मोड़ा जा सकता है और कहीं पर जहां बारिश नहीं हो रही हो वहां पर बारिश की जा सकती है। मतलब सीधा उनका ये था कि जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, वहां पर उन्होंने एक फ़ोन की ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर दी है कि बारिश इस क्षेत्र से उठाकर इस क्षेत्र पे कर दी जाएगी। भाई धन्यवाद आपका। मैंने अभी पूर्व में भी कहा था कि धन सिंह रावत जी को मेरा नमस्कार। और आपने बारिश का ऐप तो बनाया है, फिलहाल बरसात भी चल रही है पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में, तो आप एक ऐसा ऐप ऐसा भी बनाए कि जब कभी जहां ज़्यादा बारिश हो, वहां धूप की ज़रूरत पड़े तो धूप भी हम इधर उधर सरका सकें जरा, तो रहेगा मेरा। हालांकि अभी आते हैं मुद्दे पर। धन सिंह रावत जी ने कहा है अभी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर 10,000 नियुक्तियां की जाएंगी। भाई बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जिस प्रकार कोटद्वार का बेस हॉस्पिटल एक केवल बिल्डिंग बनकर रह चुका है, एक ढांचा बनकर रह चुका है, जहां पर कि ना औपचारिक व्यवस्थाएं भी नहीं है ढंग की, जहां पर एक रेबीज का इंजेक्शन लगने के इंजेक्शन तक नहीं है, वहां पर जहां पर डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए थी वहां पर डॉक्टरों की तैनाती नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं नदारद वहां से, यहाँ तक कि जो आपकी 108 एम्बुलेंस है उसमें भी डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है शायद। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से सुचारू रूप से चल नहीं पाती हैं, वो सुचारू रूप से दिखती नहीं है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर 10,000 नियुक्तियां हो जाएंगी तो बहुत बड़ा उपकार होगा मंत्री धन सिंह रावत जी का इस भारत सरकार के द्वारा और उत्तराखंड की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। बनाई हुई पहचान और तलवे चाटकर बनाई हुई पहचान में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बीजेपी के सांसद का जूता होता है और बीजेपी के विधायक का सर होता है। अब वहां पर जुत्तम पेजार चली है। अब ये तो बीजेपी के संघ के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं, जो कि पब्लिक मीटिंग में वहां पर प्रेस मीडिया होता है, सारा फुटेज कवर करता है और वहां पर ये जुत्तम पेजार होती है। देखिए कि किस प्रकार सांसद विधायक के सर पर जूता मारता है और विधायक उसके पलटवार में सांसद पर थप्पड़ मार देता है। तो ये चीज़ें, तो ये घटनाएं तो बीजेपी की पार्टी के अंदर चल रही हैं। सोचिए कि पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा और कहां कहां कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। ये तो आए दिन आपको अखबारों में पता चल ही जाता है, परंतु नेताओं को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए इससे कि कहां पर आपने क्या काम करना है और कहां पर आपने क्या चीज़ करनी है। तो कृपया करके ये गुस्सा अगर जनता के हित में दिखाएं, पब्लिक के कुछ काम आए ये गुस्सा, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अन्यथा आप एक दूसरे के सर पर यूं जूते ना मारें, हमारी आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। किसी भी प्रदेश के उत्थान के लिए 4 चीज़ें अहम होती हैं: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।
सड़क की हालत तो आपने देख ही ली है। फिलहाल तो कोटद्वार खोदो योजना चल रही है, कोटद्वार के गलियों में, कोटद्वार की सड़कों में कोटद्वार खोदो योजना चल रही है। अब भाई चले भी क्यों ना, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो पुरानी चीज़ खोदनी पड़ेगी, नई चीज़ बिछानी पड़ेगी। तो 650 करोड़ लगभग एडीबी वहाँ भी खर्च कर रहा है, उसको भी बजट गया है। पाइपलाइन के चक्कर में जो अभी अभी हाल फिलहाल में रोडें बनाई गई थी सारी खोद दी गई हैं। कोटद्वार भारत खोदो योजना की तर्ज पर कोटद्वार खोदो योजना भी चल रही है। देखिएगा आप, मानपुर की गलियों में अभी फिलहाल चल रहा है, बीएल रोड पर भी चला है। जाइएगा कभी किसी दिन भ्रमण पर तो देखेंगे आप कि वहाँ जो रोडें बनी थी अभी 1000 करोड़, शायद करोड़ों रुपए वहाँ भी लगे होंगे। अब वो करोड़ों रुपए अब दोबारा लगेंगे, क्योंकि अभी तो एडीबी खोद रहा है। 650 करोड़ की योजना है एडीबी की। घरों में पानी के जो मीटर लगने हैं उसके लिए खोदी जा रही है कोटद्वार की रोडें, जिससे कि जनता बहुत खुश है। और वो खुश इस एवज में है कि वही वो जो उनके घरों में पानी आ रहा है नलों से, वो पानी बोतलों में भरकर ला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हकीकत कि भाई घरों में किस प्रकार मिट्टी कचरा ये वाला पानी आ रहा है। आप क्या ये पानी पिएंगे वो लोग? मैं चाहता हूं कि ये पानी उन लोगों के घरों में भी जाए जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनके घरों में भी ये पानी पहुंचाना चाहिए हमें। जन जन से मेरा निवेदन है कि ऐसा पानी कृपया करके आप तो ना ही पिएं, पर उनको ज़रूर पहुंचाएं, उनको ज़रूर दिखाएं कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। क्यों कोटद्वार खोदो योजना पर इतना जोर डाला जा रहा है कि एक तरफ रोडें बिछाई जाती हैं और दूसरी तरफ रोडें खोदी जाती हैं। रोड बनाओ, रोड खोदो, रोड बनाओ, रोड खोदो, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर खोदो, फिर बनाओ, बस यही चल रहा है। इसी में शायद 1000 करोड़ 2000 करोड़ का बजट इधर उधर हो जाता है, सेटल हो जाता है। परंतु अभी तो ये 2025 है, अभी तो आधा ही है, आधा ही गया है। 2025 पूरा होने दो, अभी शायद 2000 करोड़ या 2100 करोड़ 2-3000 करोड़ तक ना पहुंच जाए इसका बजट, तो फिर हम उसकी खबर भी आपको बताएंगे। तो मैं कह रहा था कि किसी भी प्रदेश के लिए 4 चीज़ें अहम होती हैं: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सड़कों के हाल तो आपने देखे ही हैं, आए दिन आप देखते होंगे अपने क्षेत्रों में। शिक्षा के लिए अभी अभी खुला है सेंटर स्कूल, और सेंटर स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के लिए खुला है। वो भी हम मानते हैं उसको कि आधा अधूरा सेंटर स्कूल खुला है, क्योंकि देश में 1254 सेंटर स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, एक मात्र भी ऐसा स्कूल नहीं है जो कि कक्षा 1 से 5 तक संचालित हो रहा हो। सारे के सारे इंटरमीडिएट हैं। अब आप देखिए कि कोटद्वार को सेंटर स्कूल एक तो इतने वर्षों के उपरांत मिला है परंतु मिला है, अच्छी बात है, परंतु ये आधा अधूरा क्यों? और ऊपर से गजब की बात ये भी है कि सेंट्रल स्कूल की वो अपनी बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग भी इंटर कॉलेज कनव घाटी की है, जो कि पूर्व में दान दी गई थी। तो क्या अब राज्य सरकार सेंट्रल स्कूल के लिए जगह भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जो कि एकमात्र काम था? चलिए, ये हुई शिक्षा की बात। अब करते हैं रोजगार की बात। रोजगार भाई दिया है, बहुत रोजगार दिया है भारत सरकार ने, हमारे युवाओं को बहुत रोजगार दिया है। कैसे दिया है मैं बताता हूँ आपको। आप गलतफहमी में मत जी रहे हैं, आप गलतफहमी में जी रहे हैं। सच बात तो ये है कि भारत सरकार ने हमें ऑनलाइन सट्टा खेलना, जुआ खेलना, लूडो खेलना, आईपीएल खेलना, ये सब दिखाया है कि इसमें पैसे लगाओ, सट्टा पैसे लगाओ और पैसे पाओ। भले वो पैसे आपके हजारों लाखों रुपए उसमें बर्बाद हो जाए और उसके बाद जाकर आपके 1000-2000 का गेम खुले, उसके लिए तो भैया आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनमें लिखा रहता है साथ में कि ये एक वित्तीय जोखिम है और ये आपके द्वारा साइन किया गया है। जब आप एग्रीमेंट करते हैं, आप परमिशन देते हैं उसे, तो आप उसे साइन करते हैं, आप मानते हैं उसे। तो भारत सरकार ने तो बहुत रोजगार दिया है भैया कि ये सब काम कर कर ऑनलाइन लोगों को जुआरी बनाकर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है लोगों को। तो ये 4 चीज़ें थी: स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार। तो जो सरकारों ने दिया है हमें, मैंने उन्हीं की महान उपलब्धि मानता हूँ ये। और भैया धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को भी, हमारे लोकल विधायक को भी, और हमारे लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं जो इन चीज़ों के लिए नहीं कहते हैं और फकत उन चीज़ों पर लगे आ रही जी चीज़ों पर कि बस झंडा डंडा उठाना कौन, ताली थाली बजाना कौन, कभी मीटिंग हो गया, कभी कीर्तन भजन हो जाए कि वक्त चल जाओ, यहाँ पर ही लगा रही भैया हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी। सच बोलने की ताकत वैसे हर किसी में नहीं होती, परंतु जिस किसी में ये ताकत होती है वो अकेले चलना भी जानता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा कि आपको किस प्रकार लगी ये खबरें, क्या आगे हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर किसी खबर में आपको पूरा विश्लेषण चाहिए हो
तो मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा।